brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। हर शनिवार सवेरे 10 बजे के समाचार के बाद में आणियो यो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपणो नेपाल आपणो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। हर शब्द में अर्थ होता है, हर अर्थ में तर्क होता है। सब कहते हैं हम हंसते बहुत हैं, लेकिन हंसने वाले के दिल में भी तो दर्द होता है। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर पंकज जलान, जो कि नशा रोग से संबंधित डॉक्टर है और इना से नशा से संबंधित विभिन्न रोग के बारे में जानने को पूरा प्रयास करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजिस्ट मेनली किन किन बीमारियों को देखता है? न्यूरोलॉजिस्ट मेनली नस संबंधी जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नस का बीमारी सब देखते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा हेडेक्स जैसे सर दुखना, एपिलेप्सी जैसे मिर्गी का रोग, और जैसे ओल्ड एज में पार्किंसन बोल के एक बीमारी होता है वो देखते हैं। मेमोरी लॉस यानी डिमेंशिया का बीमारी देखते हैं। और भी बहुत सारे जैसे पैरालिसिस होना, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं वो देखते हैं। और जैसे बैक पेन हुआ या पैर में नस वगैरह झमझम हुआ वो सब देखते हैं हम लोग। तो ये मेनली ये सब टाइप के रोग है जो हम लोग ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, पिछले कुछ सालों से आप नेपाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेपाल में मेनली क्या क्या बीमारियां देखने को आई है सामने? सबसे कॉमन नेपाल में जैसे आउट पेशेंट, और ये सब जगह लागू होता है दुनिया भर में ही। एक न्यूरोलॉजिस्ट का क्लिनिक में सबसे ज़्यादा पेशेंट हेडेक्स के आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हेडेक के ही होते हैं। और उसके अलावा अब जैसे नेपाल में मैं खास करके क्या नोटिस किया हूँ 2 साल में कि ओल्ड एज में होने वाला डिमेंशिया बहुत कॉमन है, जो अनडायग्नोज्ड होते हैं, अननोटिस्ड होते हैं। और पार्किंसंस भी काफ़ी कॉमन है। ये सब है। और एपिलेप्सी अपनी जगह पे है। नेपाल में कुछ कारणों से एपिलेप्सी भी कॉमन है, लेकिन मेनली हेडेक सबसे मेन प्रैक्टिस में होता है। और इमरजेंसी में आने वाले लोग ज़्यादा पैरालिसिस यानी स्ट्रोक वाले काफ़ी लोग हैं नेपाल में जो कॉमन है। और ये लगभग सब दुनिया में हर जगह वही रेशियो में है। कुछ देशों में ज़्यादा रिकग्नाइज होता है वो चीज़, और अपने नेपाल में कुछ पेशेंट पहुंच नहीं पाते डॉक्टर्स के पास, इसलिए अपने लोगों को लगता है कि कम है। लेकिन ओवरऑल डिजीज़ का सिनेरियो मिलता जुलता है सब दुनिया में, और वही है कॉमन। ओपीडी में हेडेक्स ज़्यादा और इमरजेंसी में स्ट्रोक्स ज़्यादा आते हैं। इन दिनों नेपाल में जैसे हेल्थ सेक्टर जो है अच्छा मतलब सर्विसेज इंप्रूव होती जा रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ शहर केंद्रित सर्विसेज है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बहुत सारा कारण है। अब जैसे आपने बोला इम्प्रूव होते जा रही है। इम्प्रूवमेंट हेल्थ सेक्टर में इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने लोग का टेक्नोलॉजी दिन पर दिन डेवलप हो रहा है। और ऑब्वियसली बेटर अच्छा डायग्नोसिस करने के लिए अपने लोग को बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे विकसित देश में है, दे आर फार अहेड टेक्नोलॉजी वाइज, उन लोग का बहुत अच्छा है अपने लोग से। उन लोग का डायग्नोसिस अर्ली होता है, डायग्नोसिस भी बेटर होता है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नया आएगा, नए चीज़ आएंगे तो थोड़ा कॉस्ट फैक्टर होगा। कॉस्ट फैक्टर होगा तो ज़्यादातर जो शहर में रहते हैं अर्बन पॉपुलेशन है वो थोड़े ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे। और जो लगानी करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, वो ज़्यादा उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा सिटीज़ में लगाएंगे। तो डेफिनेटली नेपाल एक छोटा कंट्री है, सबसे बड़ा सिटी काठमांडू कैपिटल है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में नेपाल काठमांडू में ही हो रहा है। हाँ, ये बहुत दुख का बात है कि बाहर नहीं है। अब इसमें बाहर ले जाने के लिए एक तो गवर्नमेंट का विल चाहिए कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और वो होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट वाले जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उन लोग को भी एक अट्रैक्शन होना चाहिए आउट ऑफ काठमांडू कि इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। और ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 जगह गया था तराई में, एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि अच्छा लगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे विराटनगर में भी बहुत अच्छे ठीक ठाक हॉस्पिटल्स बन रहे हैं अभी, दे हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, नए नए स्कैनर्स लग रहे हैं। लाइकवाइज जनकपुर में भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उतना स्पीड में नहीं हो रहा है। और मेरे को लगता है आने वाले सालों में होगा डेफिनेटली। रूरल एरियाज और तो सेकेंड टायर सिटीज जिसको बोलते हैं, जैसे विराटनगर, जनकपुर,
पोखरा, ये सब में भी डेवलपमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन एक मेन फोकस गवर्नमेंट का विल से भी होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का एक हेल्थ सेक्टर में फोकस होगा तो ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा जल्दी होगा। आप ये कहना चाहते हो कि गवर्नमेंट अगर फोर्सफुली अगर कुछ करे या सब्सिडी कुछ दे कैसे भी, तब हो सकता है? तब हो सकता है। अच्छा, हेल्थ सेक्टर जैसे एक सर्विस सेक्टर है, फिर भी ये कमर्शियलाइज बहुत ज्यादा होते जा रहा है इन दिनों में, ऐसा क्यों हो रहा है? कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है? या तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं या बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपने लोग बात किया टेक्नोलॉजी का। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट आएंगे, जैसे जैसे और नए नए डिजीज़ का खोजबीन हो रहा है, वैसे ही कुछ कॉस्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले और अभी में बहुत चेंजेस है मेडिसिन में। तो टेक्नोलॉजी के लिए पे करना ही पड़ेगा। आखिर कोई इक्विपमेंट खरीदो, उसको यूज़ करो, उसका सर्विस यूटिलाइज करो, तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। विदाउट कॉस्ट होगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट किसी को तो बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने लोग को ज़्यादा ये फील होता है क्योंकि वी हैव टू पे एवरीथिंग आउट ऑफ पॉकेट। सो नेपाल में एक हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा जो गैप है वो फुलफिल करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर से ही आना चाहिए, कैन कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो। बहुत सारे कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा मॉडल्स है हेल्थ इंश्योरेंस का, और इट्स वर्किंग वेरी वेल। नेपाल में भी आई थिंक अब इट्स टाइम कि अब आना चाहिए, या तो हेल्थ गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से कुछ प्लेयर्स आना चाहिए जो एक हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लोगों में पहुंचा सके एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस आने के बाद अपने आप वो कॉस्ट फैक्टर थोड़ा कम होगा और पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को हर टेस्ट के लिए हर स्टेप पे सोचना नहीं पड़ेगा खर्चा बहुत लग रहा है बोल के। क्योंकि जहाँ पे ये कॉस्ट और सर्विस का बात आता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर जो अफोर्डेबल है उनको सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, वो ज़्यादा टेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स उन लोग का इन्वेस्टिगेशन अच्छा होगा, डायग्नोसिस जल्दी होगा। लेकिन नेपाल में ये एक चीज़ है कि कॉस्ट भी देखना पड़ता है हर चीज़ टेस्ट लिखने से पहले। जब हेल्थ इंश्योरेंस आएगा तो वो फैक्टर डॉक्टर्स लोग को थोड़ा फ्रीडम हो जाएगा, जो टेस्ट चाहिए हम लोग लिबरली लिख सकते हैं और अल्टीमेटली बेनिफिट पेशेंट को होगा। जहाँ तक कमर्शियलाइजेशन का है, कमर्शियलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है, अभी हैं थोड़े बहुत, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशंस उतनी ज़्यादा वो नहीं स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा नर्सिंग हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, नर्सिंग होम्स आ रहे हैं। तो वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि एक तो पॉपुलेशन अपने लोग जैसे सेंट्रलाइज्ड है, सब चीज़ काठमांडू में ही है, तो इसीलिए सबको इंटरेस्ट होता है कि काठमांडू में ही बनाया जाए क्योंकि यहाँ पेशेंट ज़्यादा है, और एट द सेम टाइम टू केटर द पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा हॉस्पिटल्स का ज़रूरत पड़ रहा है। लेकिन अगेन रेगुलेशन इज़ द मेन थिंग। अगर रेगुलेटरी बॉडी हो कोई जो चेक कर सके कि आपका मापदंड इतना होना चाहिए, आपको मिनिमम नेसेसिटी इतनी होनी चाहिए, आपके पास इतने सर्विसेज होने चाहिए, तब जाके लोग जैसे दिन जगह जगह जहाँ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं वो थोड़े मिनिमाइज होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ बीमारियों की बात करते हैं, जैसे आपने कहा था हेडेक एक कॉमन है, तो हेडेक कैसे पहचाना जाए, या फिर यूं कहें कि हेडेक किन किन कारणों से होता है? सो हेडेक मतलब सर दुखना, ठीक है। मेरे को लगता है बहुत लोग को एक्सपीरियंस हुआ होगा कभी ना कभी लाइफ में कि सर दुखता होगा। अब सर दुखते ही साथ कुछ बुरा है बोलना मुश्किल है, लेकिन जनरली सर दुखना दो ब्रॉड कैटेगरीज या दो ब्रॉड कारण से होता है। या तो ब्रेन के अंदर कोई खराबी है या कोई खराबी नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो ब्रेन के अंदर कोई खराबी नहीं, जिसको प्राइमरी हेडेक्स बोलते हैं। प्राइमरी हेडेक्स में भी सबसे कॉमन माइग्रेन हेडेक्स है, उसके बाद टेंशन हेडेक्स, और उसके बाद बहुत सारे और छोटे छोटे हेडेक्स हैं। लेकिन अगर किसी को रेगुलरली सर दुखता है, जैसे टाइम पे किसी दिन कोई धूप में बैठ गया सर दुखने लग गया, कोई भूखा रह गया सर दुखने लग गया, रात को किसी ने लेट सोया अगले दिन सर दुखा, तो मोस्ट लाइकली वो माइग्रेन हेडेक है, जो सबसे कॉमन हेडेक है, बहुत लोग को है वो। तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर किसी को बार बार हेडेक्स हो रहा है, महीने में 2 बार 4 बार कुछ भी, जैसे किसी दिन रात को लेट से सो गए हेडेक हो गया, और बहुत सारे लोग को खान पीन से ट्रिगर करता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाए तो उन लोग को हेडेक होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। कोई अगर कैफीन यानी चाय कॉफ़ी चॉकलेट्स ये सब ज़्यादा सेवन करे, उन लोग को ज़्यादा ट्रिगर करता है। और प्लस माइग्रेन का एक खास बात क्या है, इट रन्स इन द फैमिली में बहुत लोग होता है। अगर मम्मी को है तो बेटी को होने का चांसेस या बच्चे को होने का चांसेस बहुत हाई होता है, तो उस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ज़्यादातर माइग्रेन यूजुअली क्लास 6, 7, 8 ये क्लासेस में ज़्यादातर स्टार्ट होता है, जब बच्चे बोलने लग जाते हैं मम्मी सर दुखने लग गया। और अगर मम्मी को भी हेडेक्स है और एक बार बच्चे को एग्जामिन करने से सब नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली वो माइग्रेन हेडेक्स है। और उसका ट्रीटमेंट क्लास 6, 7, 8 का रीजन क्या है? ये टिपिकली देखा गया है कि माइग्रेन यूजुअली स्टार्ट्स एट दैट एज। ओके।
होने के लिए किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है, 50 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है माइग्रेन, लेकिन यूजुअली जो टिपिकल माइग्रेन यूजुअली यंग एज में चिल्ड्रन लोग को क्लास 6, 7, 8 जब 12, 13, 14 साल के एज में यूजुअली स्टार्ट होता है। वो हार्मोनल चेंजेस के कारण, फीमेल्स में यूजुअली हार्मोनल चेंजेस के कारण से भी होता है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस ही सिर्फ एक रीजन नहीं है, और भी कारण है जो अभी भी क्लियर नहीं है क्यों होता है वो। और जैसे डिप्रेशन और हेडेक में आपस में कोई संबंध है? सो हेडेक अपने में, जैसे अगर किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन का बहुत सारा ट्रिगर्स होता है। ट्रिगर्स मतलब कारण होते हैं सर दुखने का, क्योंकि जब भी माइग्रेन में सर दुखता है तो एक ट्रिगर होना चाहिए, जैसे रात को लेट से सोने से, या ज़्यादा देर भूखा रहने से, या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने से, या कभी कभी स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। और पेन, माइग्रेन बोलने से, हेडेक बोलने से एक पेन सिम्टम है। पेन ओवरऑल बॉडी में जहाँ भी हो, कहीं भी दर्द हो, अगर मूड अच्छा नहीं है तो वो दर्द ज़्यादा फील होता है। तो अगर कोई डिप्रेस्ड है, जिसका मूड ठीक नहीं है, जो मन थोड़ा सुस्त हो रखा है, तो उसको हल्का फुल्का भी सर दुखेगा तो वो ज़्यादा फील होगा, और वो लोग ज़्यादा हेडेक्स कंप्लेन करेंगे। तो संबंध इनडायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट कोई वैसा लिंक नहीं है। और माइग्रेन होने वाले पेशेंट में और भी ज़्यादा बीमारी होती है, जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, और उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है माइग्रेन वाले पेशेंट्स में। सब में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कॉमन होता है। वैसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, एक दूसरे के कारण, जैसे डिप्रेशन वाले लोग में हेडेक्स और माइग्रेन का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो जैसे ये माइग्रेन के लिए क्यों कहा जाता है कि ये एक बार अगर हो जाए तो ये ठीक नहीं होता है, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है? सो माइग्रेन एक जेनेटिक टाइप का डिजीज है। अपने लोग को अभी भी नहीं पता है क्यों होता है। बहुत सारे थ्योरीज है, लेकिन अभी भी क्लियर कट वी डोंट नो कि क्यों होता है माइग्रेन। हाँ, एक बार अगर किसी को माइग्रेन है तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि माइग्रेन हमेशा के लिए क्योर नहीं होगा। और जरूरी नहीं है सबको हर वक्त तंग करेगा माइग्रेन। जैसे किसी को होता है साल में एक बार होता है सर दर्द, या किसी को महीने में एक बार, और किसी को होता है कि हफ्ते में सर दर्द हो रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि जिसको हर हफ्ते हो रहा है तो हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। 1-2 साल दुख देगा वो हेडेक, फिर 2-4-5 साल गायब भी हो जाता है, फिर आएगा फिर जाएगा। तो इसलिए हम लोग मेडिसिन से ज़्यादा पहले प्रिवेंटिव तरफ ज़्यादा काउंसिल करते हैं पेशेंट को, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब किसी का लाइफस्टाइल ही खराब है कि रात को कभी किसी दिन 9 बजे सो रहा है, किसी दिन 12 बजे सो रहा है, टाइम टेबल नहीं है रात को सोने का, उन लोग को माइग्रेन अगर है उस पेशेंट को तो हेडेक होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। कोई है जो ज़्यादा कैफीन लेते हैं, दिन भर में 4-5-6-7 कप चाय पी रहे हैं, उन लोग को हेडेक्स ज़्यादा होगा। जो लोग पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, हर बार सर दुखा पेन किलर खा लिए, जो ज़्यादा पेन किलर्स खाएंगे उनको हेडेक ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ में कंट्रोल करें तो हेडेक का फ्रीक्वेंसी अपने आप कम होता जाएगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि माइग्रेन में ब्रेन में ऐसे मोटा मोटी तौर पे कुछ भी खराब नहीं दिखता है। एमआरआई करो नेगेटिव मतलब नॉर्मल आता है। तो जैसे मैंने बोला रीज़न पता नहीं है, मोस्ट लाइकली जेनेटिक कंपोनेंट है और एनवायरनमेंट के कारण से ट्रिगर होता है, लेकिन रहेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन एक चीज ऐसे देखने को भी मिलता है, जिसको माइग्रेन है, जैसे जैसे वो माइग्रेन मतलब जो एज बढ़ती जा रही है वो उसका फ्रीक्वेंसी तो और बढ़ता जाता है। जैसे 2 दिन 3 दिन तक लगातार सो जाता है आदमी माइग्रेन के कारण से। वो डिपेंड करता है, जैसे एज बढ़ता गया। बहुत सारे लेडीज लोग में, जैसे लेडीज लोग में कभी कभी महीनावारी के टाइम में ज्यादा हेडेक होता है। वो सब लेडीज का जब मेनोपॉज आता है, यानी जब महीनावारी सूख जाता है 45-50 साल के बाद, उन लोग का हेडेक मोटा मोटी ठीक हो जाता है, उसके बाद हेडेक्स ही नहीं होते उन लोग को। और बहुत सारे लोग को जब यंग एज में ज़्यादा हेडेक्स होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हेडेक्स बहुत सारे लोग को कम भी होते हैं। हाँ, कुछ लोग के ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि वो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो पेन किलर ज़्यादा खा रहे हैं, या उनका लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं है, या फिर कैफीन इंटेक ज़्यादा है, या नेपाल में जैसे स्पाइसी फूड का इंटेक ज़्यादा हो, ज़्यादा देर कोई भूखा रह रहा हो, हंगर मतलब टाइम टेबल पे खाना नहीं खा रहा हो, तो उन लोग को ट्रिगर ऑब्वियसली फ्रिक्वेंटली करता है। और बहुत सारे कारण होते हैं माइग्रेन में, बहुत ट्रिगर होते हैं, सबका अलग अलग अपना ट्रिगर है। जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं बोलते हैं वेदर चेंज होता है तो मेरे सर दुखता है। हाँ है, होता है, बहुत लोग को होता है। कोई बोलते हैं डॉक्टर साहब प्याज खाया तो सर दुखा, होता है, सब इंडिविजुअल का, लेकिन सबको जनरली वैसा नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है स्लीप का, ज़्यादा देर भूखा रहने से, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने से, और कैफीन इंटेक ज़्यादा करने से, तो उस कारण से हेडेक ज़्यादा होता है। तो हेडेक जो है बिना दवाई की ठीक होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। जैसे अब माइग्रेन जिसको अगर हुआ, माइग्रेन क्या होता है, अगर जैसे आपको अगर है तो आपको पता चल जाए कितना पेनफुल होता है माइग्रेन। क्योंकि जब सर दुखता है, सर दुखने के अलावा उसमें और भी सिम्टम है, जैसे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी का बोला हुआ पसंद नहीं आता है, मन करता है चुपचाप अंधेरे में बैठा रहूं, और उल्टी जैसा मन होता है। और सपोज कोई काम करने वाला आदमी है, कोई बैंक में नौकरी करता है, या कोई टीचर है, उसका तो पूरा दिन वेस्ट हो गया वो सर दर्द के कारण, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, तो उसका प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया।
वो प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसका पूरा दिन खराब नहीं हो, हम लोग बोलते कि अगर सर दुखे तो वो दवाई खाने के लिए, तो वो दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी है जो घर में बैठा है, या कोई लेडीज है जो घर में है, कहीं कुछ जाना नहीं है अभी काम करने के लिए, तो कभी कभी ये जब हेडेक का अटैक आता है, अगर आधा एक घंटा सो जाए अच्छा से, तो हेडेक कम हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हल्का सा मसाज करने से कम होता है, और वो करने से अगर उनको फायदा हो रहा है तो दवाई लेने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को सोने से ठीक हो रहा है तो दवाई लेने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगे हाँ मेरे को एकदम सहन नहीं हो रहा है, या मेरे को कहीं जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, या मेरे को कहीं काम पे जाना है, तो उन लोग को दवाई लेने से ज्यादा बेटर रहेगा, वो दवाई से ठीक हो जाएगा हेडेक। तो वो इंडिविजुअली अपने आप जज करके दवाई लेना है नहीं लेना है, वो इंडिविजुअल जो जिस आदमी को हुए वो अपने आप जज कर सकता है कि मैं दवाई लूं या ना लूं। कोई कोई बोलते नहीं हल्का फुल्का दुख रहा है मैं सहन कर सकता हूं, तो ठीक है, दवाई लेने का जरूरत नहीं है उस टाइम। डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुनु अघि कुन राज्यका मुख्यमन्त्री थिए? अप्सन ए गुजरात, अप्सन बी बिहार, अप्सन सी महाराष्ट्र र अप्सन डी उत्तर प्रदेश। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफटी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज जलान से, और ये बातचीत फिर से आगे बढ़ावा। जैसे एक चीज कहा जाता है हेडेक जो है मन से कनेक्टेड होता है, और बहुत से लोगों में ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए सिर दर्द हो रहा है और वो थोड़ी देर के लिए अगर हवा में घूमने चला गया या अपने सोच को थोड़ी सी भी बदल दिया तो उसको रिलीफ आता है। ये क्या ऐसा मेडिकली क्या कारण है? जैसे हेडेक बोले, हेडेक में भी बहुत टाइप, हेडेक का भी बहुत सारा कारण है। तो माइग्रेन एक जो अपने लोग ने डिस्कस किया, और भी कारण है जैसे स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक होता है जिसको टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, TTH। सो वो हेडेक में सिर्फ भारीपन होता है सर में, ठीक है, वो कभी कभी ये सब फैक्टर से ठीक हो सकता है। अगर मन डाइवर्ट हो, कोई मूड अच्छा हो गया, बाहर कहीं टहलने निकल गए, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक वो बेटर हो जाएगा। सो और भी हेडेक्स है जैसे क्लस्टर हेडेक्स है, वो तो अपने आप थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाता है। और सो डिपेंड करता है किस टाइप का हेडेक है, उस हिसाब से ठीक होता है। डिप्रेशन एंजाइटी में जब हेडेक होता है, सर भारी होना, वो भी मूड से रिलेटेड है। अगर मूड अच्छा रहे तो हेडेक कम फील होगा या सर हल्का लगेगा। लेकिन यूजुअली माइग्रेन का जो अटैक आता है या माइग्रेन का जो हेडेक होता है, वो ये कारण सबसे उतना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं होता है। जैसे बाहर टहलने निकल गया, माइग्रेन में अगर बाहर वॉक करने निकल गया तो हेडेक ज्यादा फील होगा, क्योंकि मूवमेंट के साथ, सर हिलाने के साथ सर दर्द और बढ़ता है, लोगों से बात करते समय और बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का हेडेक है, उस हिसाब से वो बेटर हो सकता है मूड चेंज करने से। नॉर्मली इंसान का जो ब्रेन है, दिमाग, वो किस उम्र तक उसका डेवलपमेंट होता है, या फिर जितना यूज होता है वो उसी हिसाब से डेवलप होता जाता है? डेवलपमेंट डेफिनेटली होता है। जब बच्चा जन्मता है तो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ या ब्रेन का डेवलपमेंट जो बोलते हैं वो फर्स्ट 3 इयर्स में बहुत ज्यादा डेवलप करता है। वॉल्यूम वाइज भी जैसे ब्रेन बड़ा होता जाता है, और कनेक्टिविटी वाइज भी, जो कनेक्शंस, ब्रेन का मेन सबसे बड़ा जो पिलर है वो है कनेक्शंस। सो क्योंकि ब्रेन में बहुत ज्यादा कनेक्शंस है, बिजली के तार जैसे ब्रेन के नर्व सेल्स बहुत कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्शन के कारण ही हम आदमी हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेन का कनेक्शंस या प्लास्टिसिटी जो बोलते हैं उसके कारण से ये सब है। और दूसरा जो आपने पूछा कि जितना यूज करते हैं उतना डेवलप होता है। हाँ, ब्रेन अगर जितना यूज कर, एक चीज बोलते हैं इंग्लिश में, यूज इट और लूज इट। ऑब्वियसली ब्रेन जितना यूज करेंगे, मेंटली जितना एक्टिव रहेंगे, ब्रेन
मेंटली आपका इंटेलिजेंस उतना शार्प होगा बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं बोलते हैं उनका ब्रेन ज़्यादा शार्प है, क्योंकि वो ज़्यादा रीडिंग करते हैं, वो ज़्यादा ब्रेन को एक्टिविटी यूज़ करते हैं। अगर एक आदमी है जो दिन भर बैठा है, टीवी देख रहा है या कुछ ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें डलनेस आएगा, उसका ब्रेन उतना शार्प नहीं होगा। लेकिन ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं। ब्रेन का बहुत कुछ अभी भी हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत अजीब व गरीब टाइप का ऑर्गन है और अभी भी बहुत रिसर्च हो रहे हैं, दिन पर दिन कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। तो हाँ, डेवलपमेंट होता है शुरू में, फर्स्ट 3 इयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, हाँ, ब्रेन जितना यूज़ करेंगे उतना आपका ब्रेन बेटर या डेवलप होता जाएगा। अच्छा, स्पिरिचुअली कहते हैं कि इंसान का लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल माइंड है और राइट ब्रेन इज द इंट्यूटिव माइंड, और नॉर्मली कहते हैं कि ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन ही यूज होता है, राइट ब्रेन बहुत कम लोगों का यूज में आता है। और एक चीज और कहते हैं कि 10% से मैक्स, उससे ज्यादा ब्रेन का कभी यूज होता ही नहीं। मेडिकली आप क्या कहते हैं? हाँ, ये ट्रू है, आपने जो बात बोला है ये एकदम सही है। अब ये 2-3 चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो ब्रेन जो है नॉर्मली 2 पार्ट में होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। मोटा मोटी दोनों एकदम आइडेंटिकल है देखने वाइज, लेकिन फंक्शन वाइज बहुत डिफरेंस है दोनों में। ज्यादातर पॉपुलेशन हम लोग राइट हैंडेड है। सो राइट हैंडेड में बोलते हैं कि लेफ्ट साइड का ब्रेन डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब मेन ब्रेन होता है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड लोग में भी लेफ्ट साइड का ही डोमिनेंट है। सो ओवरऑल अपने लोग का लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी लेफ्ट लोब जो ब्रेन का है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो डोमिनेंट पार्ट है। डोमिनेंट क्यों है? सिर्फ एक मेन फैक्टर है, लैंग्वेज। सो हम लोग का लैंग्वेज एरिया लेफ्ट में होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रेन में, मेजॉरिटी ऑफ लोगों में अपने लोग का लैंग्वेज। सो लैंग्वेज का मतलब बोलना, समझना, ठीक है, और कुछ ज्यादातर कुछ चीज सीखना, ये सब चीज ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन में होता है, इसलिए लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज होता है। लेकिन ये यूज होना नहीं होना ये जैसे फिलोसफिकल है, साइकोलॉजिकल है, लेकिन इसका भी अब रिसर्च में यूटिलाइज हो रहा है। जैसे एमआरआई आते हैं, फंक्शनल एमआरआईज बोल के, उसमें काफी स्टडीज हो रही हैं। जैसे आपने बोला सिर्फ 10% यूज होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि 10% यूज होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो उस वक्त। अब जैसे आप सिर्फ कुछ देख रहे हो तो आपका ब्रेन का जो देखने वाला पार्ट है, जैसे ब्रेन के पीछे ऑक्सीपिटल लोब है, वो ज्यादा यूज होगा। आप सोच रहे हो, फ्रंटल लोब ज्यादा यूज होंगे। आप किसी से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ज्यादा यूज होगा। आप मूवमेंट कर रहे हो, हाथ चला रहे हो, तो ब्रेन का जो मोटर पार्ट है वो ज्यादा यूज होगा। तो डिपेंड करता है आप किस वक्त क्या कर रहे हो, उस हिसाब से वो यूज होता है, और ब्रेन का फिर अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन करके वो चीज का वो आउटपुट होता है। अच्छा, मेडिटेशन का ब्रेन में क्या असर होता है? असर रिलैक्सेशन है, ऑब्वियसली ब्रेन रिलैक्सेशन करने से ब्रेन और ओवरऑल बॉडी में माइंड एंड सोल हेल्दी होता है या बेटर फील होता है। कुछ बुरा नहीं है मेडिटेशन, और जिस लोग को हेल्प करता है करने में अच्छा ही है। डायरेक्ट केमिकल बेसिस पता नहीं है क्या फायदा करता है नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल जैसे जनरली स्पीकिंग जो लोग मेडिटेशन करते हैं दे फील कि उनको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलता है, उनको एक फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। तो मेडिटेशन एज अ होल इज अ रिलैक्सेशन टेक्निक एंड इट हेल्प्स इन स्ट्रेस कम करता है। जिस लोग को एंजाइटी या टेंशन के वजह से हेडेक है वो सब बेटर फील होगा। सो मेनली साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक चीज में मेडिटेशन ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन जो प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस है उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प करे। माइग्रेन में भी हेल्प करता है मेडिटेशन, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल को कम करके। लेकिन और जनरली जो डिजीज है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं ला सकता है, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। एक चीज कहा जाता है जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी के ऑर्गेन्स जो है कमजोर होते जाते हैं, वैसे ही ब्रेन भी अपने धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए उसका क्या एक्सरसाइज हो सकता है, या उसको कैसे मतलब एक्टिव ज्यादा रखा जा सके चाहे एज बढ़ भी रहा हो? तो दो मेन चीज सामने आता है जब ब्रेन जैसे जैसे एज करते हैं ब्रेन भी थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जाता है, और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है या आ चुका है, डिमेंशिया बोल के, जो भूलने का बीमारी है। जितने ज्यादा अपने लोग ज्यादा उम्र बिताएंगे या ज्यादा साल रहेंगे, ये डिमेंशिया होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये क्यों होता है अभी तक भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक भूलने का बीमारी है, और यही मेन फंक्शन है कि अपने लोग ब्रेन को कैसे शार्प रखे या ब्रेन में प्रॉब्लम आएगा। कुछ भी अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये करने से आपका ब्रेन सही रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट में बोलते हैं लोग मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ डाइट, जिसमें ज्यादातर ये मटर चना ये सब ज्यादा खाने से ब्रेन ज्यादा हेल्दी होता है, या लिव सलाड्स वगैरह सैलड्स वगैरह खाने से ज्यादा हेल्दी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग ये सिर्फ ज्यादा खाते हैं उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होता, उन लोग को भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ब्रॉडली दो चीज बहुत क्लियर कट सामने आया कि जो ये हेल्प करता है। एक है रीडिंग,
सो रीडिंग मतलब ब्रेन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो जो लोग रीडिंग में एक्टिविटी है, जो पढ़ने में लिखने में ज़्यादा एक्टिव है, उन लोग का ब्रेन थोड़ा ज़्यादा समय तक शार्प रहता है और उन लोग को थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम या डिमेंशिया होने का चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन होता है उन लोग को भी है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी हो रखा है, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को भी हो सकता है। तो कोई बचा नहीं है इस रोग से, लेकिन देखा गया जनरली कि एजुकेशन या जो ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं उन लोग को थोड़ा सा कम होता है। और दूसरा है सोशलाइजेशन। जो लोग ज़्यादा सोशलाइजेशन करते हैं या ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, उन लोगों को थोड़ा डिमेंशिया या ब्रेन का वो सिकुड़ना थोड़ा कम होता है। प्लस और सारे रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ वाले लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उन लोग में ज़्यादा जल्दी ब्रेन सिकुड़ेगा। इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है। नहीं तो वो लोग बाद में जाके अगर उन लोग का ज़्यादा डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहा तो वो लोग को भी डिमेंशिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। थोड़ा दूसरा वैरायटी का होता है, लेकिन डिमेंशिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है उन लोग में। आप ये जो भूलने की बीमारी की जो बात कर रहे हो, जैसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि टाइम टाइम में किसी बात को भूल जाना या एक ही बात को बार बार रिपीट करना, ये चीज है क्या इसका स्टार्टिंग फेज? सो डिमेंशिया एक ओल्ड एज का प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट टाइम जब डिमेंशिया डिस्क्राइब किया था मेडिसिन में वो 1901 में था। सो 100 साल से भी ऊपर था। और एल्जाइमर्स बोल के डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था ये बीमारी के बारे में। लेकिन आजकल लास्ट 10 साल में ये बहुत एक ग्लोबल एपिडेमिक की तरह आ रहा है। जैसे जैसे अपने लोग का हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, ज़्यादा साल उम्र तक जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, लेकिन वो एट अ प्राइस, इट्स कमिंग एट अ प्राइस। सो प्राइस क्या है? भूलने का। ये डिमेंशिया लग रहा है 85 साल के बाद 4 में 3 लोग को डिमेंशिया होगा वर्ल्ड वाइड। 65 साल के बाद 4 में 2 लोग को होने का चांसेस, 2 का एवरेज चल रहा है अभी। सो जैसे जैसे अपने लोग का उम्र बढ़ता है, ये भूलने का बीमारी लगने का यानी डिमेंशिया लगने का चांसेस हाई होता जाता है। अब जो आप बोले कभी कभी कुछ कुछ भूलना, ये सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता है, आपके साथ भी, किसी भी एज में सबको होता है। वो फॉरगेटफुलनेस है। अगर आपके सर में बहुत सारा कुछ चल रहा है, स्ट्रेस लेवल हाई है, आप बहुत बिजी हो, तो छोटा मोटा चीज कभी कभी भूल जाता है, उसको डिमेंशिया नहीं बोलते। डिमेंशिया में भूलना एक पार्ट है, लेकिन भूलने के साथ साथ और भी प्रॉब्लम आता है। जैसे पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाता है, उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन चेंज हो जाता है। जो पहले बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे थे, अब अचानक से नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन। पहले कैलकुलेटर चलाते थे, कंप्यूटर चलाते थे, अब उनको पता ही नहीं चल रहा ये कैलकुलेटर है या कंप्यूटर क्या है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। वो डिमेंशिया का पार्ट है। सो ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो अपने आप दिन भर नियमित जो काम सब कर रहे थे उसमें फर्क आने लग गया। कपड़े चेंज करने में उनको कंफ्यूजन हो रहा है, बाथरूम जाने में कंफ्यूजन हो रहा है, वो अपनी जो घर है और रास्ता है वो भूल जा रहे हैं। वो डिमेंशिया का लक्षण सब है। स्टार्ट हमेशा होता है भूलने से, और भूलना भी कैसा, पुराना बात सब याद, ज्यादातर याद रहेगा। 20 साल पहले का बात आपको कहानी सुनाएंगे, 40 साल पहले का कहानी सुनाएंगे, लेकिन कल क्या हुआ, थोड़ी देर पहले क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ, वो याद नहीं रहेगा। तो रिसेंट मेमोरी पहले जाता है, उसके बाद धीरे 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 रिमोट यानी पुराना मेमोरी जाता है। तो जब रिसेंट मेमोरी जाता है तो लोग लगता है कि चलो एज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, तो इग्नोर करने लगते हैं। तो इसलिए डिमेंशिया के पेशेंट जब डॉक्टर के पास आते हैं तो ऑलरेडी 3-4 साल बीत चुका होता है उनको वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने में। हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं कि पहले ही पकड़ में आए तो ज्यादा अच्छा है? क्योंकि अभी तक डिमेंशिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत रिसर्च चल रहा है, क्योंकि सब कंट्री को हेल्थ सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि दिख रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम बन के आएगा मेडिसिन फील्ड में। अभी तक इतने रिसर्च हुए, इतने दवाएं, कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है कि ये खाते कुछ इंप्रूवमेंट हो या कुछ सुधार हो। तो अब साइंटिस्ट लोग का फोकस थोड़ा चेंज हो गया। ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग डिमेंशिया शुरू होने से पहले ही पकड़ ले, जिसको प्री क्लिनिकल स्टेज बोलते हैं, हो सकता है तब अपने लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तब अगर दवाई देंगे तो हो सकता है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा डिमेंशिया में। तो इसलिए अब ज्यादा फोकस आ रहा है कि पहले ही अगर पता चल जाए तो हो सकता है कुछ कर सके। अभी भी क्लियर कट कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं आया है, लेकिन अब ज्यादातर साइंटिस्ट जो डिमेंशिया में काम कर रहे हैं उनका फोकस ये है कि प्री क्लिनिकल स्टेज यानी शुरू होने से पहले ही कैसे पकड़ लें। तो इसलिए अगर कोई 50 साल के बाद थोड़ा सा चेंज लग रहा है बिहेवियर में, थोड़ा ज्यादा भूल रहे हैं और कभी कभी कुछ ऑड सा बिहेवियर कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास लाना और एक बार चेकअप करवाना जरूरी है। ये मत समझिए कि एज हो रहा है तो भूल रहे हैं। और कॉमन अपने लोग काठमांडू में मैंने क्या देखा है कि लोग बोलते हैं डिप्रेशन हो गया इसलिए भूल रहे हैं, लेकिन वो डिप्रेशन और डिमेंशिया दोनों बहुत अलग बीमारी है। तो इसलिए डॉक्टर के पास आके एक बार इवेल्युएट करवाना बहुत जरूरी है अगर कोई भूल रहा है तो। लेकिन अगर कोई 20 साल का बच्चा बोले कि मैं भूल रहा हूँ कभी कभी, तो मे बी मोस्ट लाइकली वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है और वो डिमेंशिया नहीं है, क्योंकि डिमेंशिया ज्यादातर ओल्ड एज का प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे भूलने की बीमारी अगर है, किसी को लग गई है,
तो उसको फैमिली के अंदर उस आदमी को या उस पेशेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो आदमी, या जैसे किसी के पिताजी हैं या किसी की मम्मी हैं, दादी हैं या दादाजी हैं, उनको सबसे ज़्यादा उस टाइम प्यार चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी जो कर रहे हैं, जो अपने लोग को, फैमिली वाले को गुस्सा आ रहा है क्योंकि पापा जी क्या बोल रहे पता नहीं, दादाजी क्या बोल रहे उठपटांग पता नहीं, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वो जान करके ये चीज़ नहीं कर रहे, उनको वो बीमारी है इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। क्योंकि डिमेंशिया वाले लोग कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, उनको खाना ला दिया बोलेंगे नहीं मेरे खाने में किसी ने जहर डाल दिया, तो फैमिली वाले अगर ये चीज़ नहीं समझे तो झगड़ा करने लग जाएंगे कि नहीं बाबूजी कुछ नहीं डाला है, आपको तो बहम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो डिस्कस नहीं करना है, उनको बोले नहीं बाबूजी ठीक है, खाना ठीक से देखा है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्फ्रंट नहीं करना है, यानी उनसे रीजनिंग नहीं करना है कि आपने ये क्यों बोला, ये ऐसे नहीं है। वो डिस्कस करके आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा और पेशेंट का स्ट्रेस लेवल हाई होगा। उनको बस प्यार से सहला दीजिए, नहीं बाबूजी सब ठीक है। इतना एक लाइन बोलने से उनका भी मन ठीक रहेगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। सो फैमिली को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि ये डिमेंशिया है और इनमें सच में बाबूजी की या माताजी को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले फैमिली को एजुकेट होना जरूरी है इस चीज में। और ये बीमारी जो है ना, पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है, कोई दर्द नहीं फील होता है ये बीमारी में, उनको कोई बहुत बड़ा मेजर डिमेंशिया से कोई मेजर वैसा प्रॉब्लम फील नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली को सफ़र करना पड़ता है साथ में। बहुत दुख लगता है, किसी के पिताजी मान लीजिए बहुत एक्टिव थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे या कोई डॉक्टर थे, और अचानक से ऐसा स्टेज आ गया जो उनको कुछ होश ही नहीं कि क्या हो रहा है, सबका नाम भूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता है, कपड़ा नहीं पहन पा रहे, नहा नहीं पा रहे खुद से, और धीरे धीरे जैसे डिमेंशिया का स्टेज बढ़ता गया, पेशाब और बाथरूम बेड पे हो रहा है या कपड़े पे हो रहा है, उनको पता ही नहीं चलता है। तो वो देख के फैमिली वाले को काफ़ी दुख होता है और स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है। जो केयर गिवर्स जो ध्यान दे रहे हैं उस पेशेंट का घर में, उनको केयर गिवर्स बोलते हैं। तो केयर गिवर्स का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि ये ऐसे जो डिमेंशिया वाले पेशेंट्स होते हैं थोड़े टाइम के बाद उनको ज़्यादा केयर चाहिए होता है, तो डिमांडिंग होते हैं, जैसे 24 घंटे केयर चाहिए। कभी रात को अच्छा से नहीं सो रहे हैं, कभी छटपट कर रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी टाइम खाना नहीं खा रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, बिहेवियर पूरा चेंज, कभी कभी बैठे तुरंत उठ के चल देंगे, उनको वंडरिंग कहते हैं, चलने का बहुत ज़्यादा वो रहता है शुरू में जब स्टार्ट होता है डिमेंशिया, उनको चलते लगता है चलते रहें। और बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, घर से चल के बस निकल गए बिना किसी को बताए, खोने का डर रहता है। तो इसीलिए मेरे पास जब फर्स्ट टाइम डिमेंशिया के पेशेंट आते हैं, सबको बोलता हूँ कि एक पेन और एक डायरी, इमरजेंसी नंबर हमेशा पेशेंट के पॉकेट साथ में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी घर से निकल गए पता नहीं चल जाएगा, खो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट 40 साल से एक ही घर में रह रहा है, उसी रोड में 40 साल से चल रहा है, लेकिन ये बीमारी लगने के बाद वो रास्ता ही भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं। तो वो सब फैक्टर्स है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर घर में किसी को अगर ये डिमेंशिया है तो उनको ज़्यादा चेंजेस मत लाइए घर में। जैसे अपने लोग को लगता है चलो बाबूजी को घुमा के ले आते हैं कहीं पे, तो वो नए एनवायरनमेंट में जाने से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है। तो उनका इन्वायरमेंट ज़्यादा चेंज मत करिए, उनका रूम का कलर ज़्यादा चेंज मत करिए। रूम में अगर पोस्टर्स लगे हुए हैं तो उनको ज़्यादा चेंज मत करिए, ज़्यादा डार्क ब्राइट चीज़ रूम्स में ज़्यादा मत रखिए, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और शाम के वक्त सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डिमेंशिया में, जब सूरज ढलने के बाद इवनिंग के टाइम में, तो उस टाइम थोड़ा लाइट्स वगैरह ज़्यादा बढ़ा दे रूम में, और साथ में अगर एक आदमी रहे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि डिमेंशिया में डर बहुत लगता है पेशेंट को। और हेलुसिनेशंस होता है, हेलुसिनेशंस मतलब कुछ कुछ दिखता है, जैसे नॉर्मली अपने लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन डिमेंशिया पेशेंट को लगेगा वहाँ बिल्ली आ रहा है या कोई चोर घुस गया है, तो उससे डर पैदा होता है। तो वो कंफर्ट करने के लिए एक फैमिली मेंबर साथ में रहे या कोई भी एक आदमी केयर गिवर रहे, तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला चीज़ डिमेंशिया में ये कि रात को पेशेंट को अच्छा से सोना जरूरी है। अगर रात को किसी कारण से अगर नहीं सो रहे तो नेक्स्ट डे कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगे। तो रात को एकदम देखना है कि अच्छे से सो रहे, अगर नहीं सो रहे तो डॉक्टर से जाके सलाह लेके दवाई एक शुरू करने का ज़रूरत पड़ सकता है। सर डॉक्टर साहब, हम फिर से एक ब्रेक लेते हैं, फिर बातचीत को आगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुनु अघि कुन राज्यका मुख्यमन्त्री थिए? अप्सन ए गुजरात, अप्सन बी बिहार, अप्सन सी महाराष्ट्र र अप्सन डी उत्तर प्रदेश। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर,
सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफटी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर पंकज जलान से, और ये बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, ज्यादातर जैसे अब ये डिमेंशिया का जो आप बात कर रहे हो, तो इसमें ये बीमारी होती क्यों है एक्चुअली में? वो जो आप बोल रहे हो कि दिमाग सिकुड़ता है, ये एक ही रीजन है उसका जो दिमाग सिकुड़ता है? दिमाग सिकुड़ता है क्योंकि वो बीमारी लगता है। डिमेंशिया लगने से नॉर्मली थोड़ा थोड़ा सबका सिकुड़ेगा, जैसे एजिंग का फैक्टर है। सो जैसे हड्डी घसता है एज बढ़ते जाने से, तो ब्रेन भी थोड़ा सा सिकुड़ता है, वो नॉर्मल है, एजिंग बोलते हैं, एजिंग ब्रेन। लेकिन जब डिमेंशिया लगता है या डिमेंशिया का बीमारी लगता है, तो वो ब्रेन जल्दी ज्यादा सिकुड़ता है। डिमेंशिया क्यों होता है अभी तक नहीं पता है हम लोग को, लेकिन ये पता है कि इसमें होता क्या है, ब्रेन में क्या क्या दिखता है, 2-3 चीज जो खराबी दिखते हैं ब्रेन के अंदर। लेकिन क्यों एग्जैक्टली क्यों होता है डिमेंशिया, वो अभी तक भी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे मैं अपने लोग बात करें डिमेंशिया का भी बहुत सारा कारण है, लेकिन जो सबसे अभी जो अपने लोग बात करें वो एल्जाइमर्स डिमेंशिया का बात करें, जो एल्जाइमर्स टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है। लेकिन और भी टाइप सब वैरायटीज होते हैं डिमेंशिया में जो कम कॉमन है, लेकिन उनमें दूसरे और कारण है। लेकिन जो अपने लोग अभी डिमेंशिया एज ए होल एल्जाइमर्स का बात कर रहे हैं, उसका कारण अभी तक भी क्लियर नहीं है क्यों होता है। तो फैमिली में या किसी इंसान को कैसे समझ में आएगा कि मुझे कहीं कुछ ये भूलने की प्रॉब्लम अब बढ़ रही है और मैं डॉक्टर के पास मुझे अब जाना चाहिए? इंसान को उस बंदे को उस पेशेंट को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो जब स्टार्ट होता है ना, इंसाइट नहीं होता, यानी पेशेंट को पता नहीं चलता है। बहुत अल्जाइमर्स में ज्यादातर खुद को पता नहीं चलता है कि मेरे को भूलने का बीमारी है। उसको थोड़ा थोड़ा हिंट कब आता है, जब लोग उसको बोलने लग जाते हैं, आपने तो ये भूल गया। आप पैसा फिर, जैसे कोई दुकानदार है, पैसा में गड़बड़ी होने लग रहा है, हर बार उसको पैसा फिरता करने में प्रॉब्लम हो रहा है, 100 रुपया वापस देना था 1000 रुपया वापस दे दिया। तो जब ये लोग नोटिस करने वाले स्टार्ट करते हैं, अगल बगल वाले आसपास वाले लोग, फैमिली मेंबर्स नोटिस करेंगे कि हाँ ये भूल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रह रहे हैं, इसका मतलब डॉक्टर को ले जाके एक बार दिखाना चाहिए। और जैसे फर्स्ट टाइम कोई आता है अगर भूलने का बीमारी यानी डिमेंशिया का सिम्टम्स लेके, हम लोग जरूरी नहीं है फर्स्ट में बोलते अल्जाइमर्स है, और बहुत सारे कारण है जिसके कारण से ये सब बीमारी भूलने का प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी विटामिन B12 बहुत कम हो तो ये मेमोरी का प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो इसलिए विटामिन B12 चेक करते हैं। कभी कभी थायराइड के प्रॉब्लम से आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो तो वो भूलने का बीमारी आता है। लेकिन वो डॉक्टर से मिलके पता चल एग्जामिन करके या देख के बात करके थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है किस टाइप का डिमेंशिया है। और ज्यादातर जो फर्स्ट टाइम आते हैं हम लोग चाहते हैं कि एक ब्रेन का स्कैन भी कर ले, क्योंकि कभी कभी ब्रेन ट्यूमर्स भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि भूलने का बीमारी से। तो जब ये सारा टेस्ट करके सब चीज नॉर्मल लगे तो अब ज्यादातर हम लोग का डायग्नोसिस और क्लियर होता है कि मोस्ट लाइकली ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बार बार हाथ धोना, पांव धोना, या घर से निकलते समय प्रेयर्स करना बार बार, या दरवाजा चेक करना कि दरवाजा है कि नहीं है, और बहुत नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हो जाना, ये भी कोई बीमारी है या सिंपल ये आदत है? नहीं, ये बीमारी है, इसको OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये साइकेट्रिक बीमारी है जिसमें बार बार एक ही चीज चेक करते रहना, जैसे हाथ धोने का बीमारी, थोड़ा सा भी कुछ हुआ बार बार दिन में 10 बार 15 बार 20 बार हाथ धोना, घर में लॉक करके आए बार बार वापस जाना चेक करने मैंने लगाया कि नहीं, इसको OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक साइकेट्रिक बीमारी है, तो ये न्यूरो से भी ज्यादा एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम में, और ज्यादातर डिप्रेशन एंजाइटी वाले लोग को थोड़ा ज्यादा होता है ये। इसको बीमारी के रूप में ही मानना चाहिए? ये बीमारी का रूप है। अच्छा, जैसे पैरालिसिस या स्ट्रोक, इसका रीजन क्या होता है? पैरालिसिस या स्ट्रोक जब भी होता है ज्यादातर बॉडी के एक साइड में होगा, या राइट दाहिना हाथ दाहिना पैर एक साइड में नहीं चला, अचानक से होगा, ठीक है, इसको स्ट्रोक बोलते हैं इंग्लिश में, और नेपाली में पश्चाघात। ये एक टाइप का ब्रेन अटैक है, जैसे हार्ट अटैक होता है
जैसे अचानक से हार्ट का खून का नली एक ब्लॉक हो गया तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। सेम चीज ब्रेन में होता है, उसको ब्रेन अटैक या स्ट्रोक बोलते हैं। ये होता है इसलिए दो कारण है, या तो ब्रेन में कोई ब्लड वेसल यानी जो खून का नली है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया, या वो किसी कारण से फट गया। तो फट गया तो ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, या ब्लॉक हो गया तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं या इन्फार्क्ट बोलते हैं। दोनों वजह से वही पैरालिसिस आता है। तो इसलिए शुरू में जब जैसे कोई पैरालिसिस लेके आता है, सीटी स्कैन करवाना जरूरी होता है देखने के लिए ये दोनों में से क्या है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। दोनों का होने का कारण ज्यादातर और हार्ट अटैक का होने का कारण लगभग सेम है। सो मेनली 5 बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं ये होने का। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज। सो जैसे जैसे अपने लोग का एज बढ़ेगा, स्ट्रोक होने का यानी पैरालिसिस होने का चांसेस बढ़ेगा। उसको अपने लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो नेचर का चीज है। सेकेंड चीज है डायबिटीज। डायबिटीज वाले लोग को स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत हाई होता है, तो इसीलिए डायबिटीज को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शुगर मेंटेन मॉनिटर करना चाहिए, दवाई टाइम पे खाना चाहिए। तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है स्ट्रोक होने का। तो जिन लोग को बहुत सालों से हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर हाई है, उन लोग को स्ट्रोक होने का चांसेस और लोग के बनिस्बत ज्यादा होता है। चौथा है हाई कोलेस्ट्रॉल, सो डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई हो उन लोग को स्ट्रोक होने का चांसेस हाई होता है। और पांचवा मेन रीजन है स्मोकिंग। सो जो लोग ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग या खैनी, उन लोग को स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा होता है। और ये सब क्यों एक कारण है, एज, ये सब कारण, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये खून का जो नली है उसमें ब्लॉकेजेस लाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, डायबिटीज के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण, स्मोकिंग के कारण खून के नली में ब्लॉकेजेस आता है और अचानक एक दिन वो नली बंद हो जाता है और वो पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलके पैरालिसिस का अटैक आता है। तो जैसे आप लोग बोल रहे हो कि एकदम अचानक से होता है और लोगों को देखते भी है कि अचानक से कुछ हो गया, तो लेकिन क्या मतलब हम लोगों को ऐसा फील होता है कि मेरे को अचानक हुआ और एक्चुअल में वो रीजन जो आपने बताया वो रीजन पहले से ही है? हाँ, नहीं, सो वो पहले से जो रीजंस हैं उन लोग में होने का वो प्रोसेस स्टार्ट होता रहता है और एक दिन अचानक किसी कारण से या अचानक से कोई जैसे कोई ब्लड प्रेशर किसी का बहुत दिन से दवाई मिस हो गया या कोई ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत बढ़ रहा है तो वो अटैक होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो धीरे से स्लोली प्रोसेस है। किसी किसी को ये सब मान लो पांचों चीज नहीं है, कोई सिगरेट भी नहीं पीता, डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, उन लोग को भी स्ट्रोक होता है। 20 साल के लोग को भी स्ट्रोक हो सकता है, 30 के भी हो सकता है। तो उन लोग में और भी कारण है स्ट्रोक का। जैसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है किसी को, किसी का वाल्व में खराबी है, उन लोग को भी स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाता जाता दर्शक ने क्या बोलना चाहोगा? कि न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ से अगर हेडेक्स हो रहा है किसी को तो ज्यादा स्पाइसी फूड मत खाइए, हरा ज्यादा नहीं खाइए, अचार वगैरह ज्यादा मत खाइए और ज्यादा देर भूखा मत रहिए और रात को एकदम टाइम पे सोना है, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है, तो हमेशा एक ही टाइम पे सोने का आदत बनाइए। और चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा कम कर दीजिए अगर जिसको माइग्रेन है। और स्ट्रोक पैरालिसिस प्रिवेंट करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल बिताइए, रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रेन भी हेल्दी होता है। और डायबिटीज अगर है किसी को, ब्लड प्रेशर है, उसको सीरियसली लीजिए क्योंकि वो बाद में जाके एक खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। और नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन के लिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ब्रेन को एक्टिव रखिए, तो यूज करिए ब्रेन को। ज़्यादा देर टीवी के आगे मत बैठिए क्योंकि टीवी में देखते समय ब्रेन ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो अपने लोग थोड़ा सा रीडिंग बढ़ाना है, राइटिंग बढ़ाना है, सोशलाइजेशन बढ़ाना चाहिए, तो इससे ब्रेन हेल्दी रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप इन कार्यक्रम में आए, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। दर्शक वृंद, अभी आप लोग सुनिया डॉक्टर पंकज जलान जी से हुई बातचीत और इन बातचीत पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, प्रसिद्ध काव्य मुना मदन कसको रचना हो? अप्सन ए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अप्सन बी लेखनाथ पौड्याल, अप्सन सी बालकृष्ण सम र अप्सन डी सिद्धिचरण श्रेष्ठ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा।
दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 2 50 7 49 98 072 72 377 98 17 36 6 57 98 041 52 32 6 97 41 19 49 74। गुलाब स्वीट्स एन्ड फास्ट फूड को गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ 97 4 10 70 1 88 96 1 11 41 4 93। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुनु अघि कुन राज्यका मुख्यमन्त्री थिए? अप्सन ए गुजरात, अप्सन बी बिहार, अप्सन सी महाराष्ट्र र अप्सन डी उत्तर प्रदेश। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सुन्दारा तथा सिटी सेन्टर काठमाडौँमा रहेको गुलाब स्वीट एन्ड फास्ट फूडका तर्फबाट गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप लोग माने फेसबुक में भी फॉलो कर सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और ट्विटर में भी माने फॉलो कर सको हो। नमस्कार।